तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ ये जो आपका चैप्टर है, इसके लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी समझा रही हूँ। इन प्रश्नों को आपको आपकी नोट्स कॉपी में नोट करना है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 है। तो बच्चों, पारिभाषिक तौर पर सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। इसका संबंध अनेक वस्तुओं की कीमत के औसत स्तर में वृद्धि से है, न कि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि मात्र से है। तो बच्चों, जब कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मुद्रा और दूसरा शब्द है स्फीति। मुद्रा का मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नोट, करेंसी, सिक्के वगैरह हैं, ये सब हमारी मुद्रा है। और स्फीति यानी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाना, यानी जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसके कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुएं महंगी मिलने लगती हैं, लगातार कीमत स्तर में वृद्धि होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वस्तुएं यानी उत्पादन जो हो रहा था उसकी तुलना में मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाती है। अगर ये स्थिति अर्थव्यवस्था में आ जाती है तो क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत के औसत स्तर में वृद्धि होती है। केवल एक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो इसे हम मुद्रास्फीति नहीं कहते, बल्कि जब कीमत स्तर बढ़ता है। कीमत स्तर का मतलब हुआ कि कीमतों में औसत वृद्धि हो रही हो अर्थव्यवस्था में, यानी कि एवरेज निकालना आप जानते हैं ना, कि हो सकता है कुछ वस्तुएं सस्ती भी हो रही हों, लेकिन एवरेज रूप में या औसत रूप में जब कीमतें बढ़ रही होती हैं अर्थव्यवस्था में, तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को समझाइए। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपको याद रखना है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च मुद्रास्फीति की दर एक गंभीर समस्या रही। हमेशा से हमारे यहाँ महंगाई की समस्या देखने को मिली है, जैसा कि आप सब जानते हैं। 1950 के दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर 1.7% थी। 1960 के दशक में 6.4% हुई। 1970 के दशक में 9% से ऊपर पहुंच गई। बहुत ज़्यादा जो महंगाई है वो बढ़ गई थी। यह स्थिति 1995 तक चली। 2001 से 2011-12 के मध्य 4.7% मुद्रास्फीति की दर रही। तो ये आपको आंकड़े हैं, तो इसलिए आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपायों को समझाइए। तो बच्चों, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए दो तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। एक उपाय होता है राजकोषीय उपाय और दूसरा उपाय होता है मौद्रिक उपाय। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मौद्रिक उपाय देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा अपनाए जाते हैं। और जो राजकोषीय उपाय हैं उन्हें अपनाती है देश की सरकार। तो राजकोषीय उपाय किससे संबंधित होते हैं? कि सरकार की आय और व्यय से संबंधित राजकोषीय उपाय होते हैं। जब देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कीमतें बढ़ रही होती हैं और देश के औसत कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, तो उस समय सरकार क्या करती है? कर लगा देती है। अब कर लगाने से क्या फ़ायदा होगा? पहला उपाय तो क्या हो गया? करारोपण। तो करारोपण से क्या होगा कि लोगों की आय कम हो जाती है। जब लोगों की आय कम होती है, प्रयोज्य आय कहते हैं बेटा इसको, जब लोगों की आय में से कर घटा दिए जाएं तो बची हुई आय क्या कहलाती है? प्रयोज्य आय। ये प्रयोज्य आय कर लगाने के कारण कम हो जाती है। जब लोगों की प्रयोज्य आय कम हो जाती है तो वो खर्चा कम करते हैं और उनकी मांग कम हो जाती है। जब वस्तुओं की मांग कम होती है तो कीमत स्तर नीचे आने लगता है। दूसरा उपाय सरकार क्या करती है? सार्वजनिक व्ययों में कमी कर देती है। जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं उससे क्या होता है? लोगों की आय बढ़ती है। लेकिन जब सरकार खर्चा ही नहीं करेगी, सार्वजनिक व्यय ही नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोगों की आय कम हो जाएगी। जब लोगों की आय कम होगी तो क्या होगा? उनकी मांग कम हो जाएगी। यानी जो भी उपाय अपनाए जाते हैं उसमें दो तरह के बेसिकली प्रयास किए जाते हैं कि एक तो अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग है, लोगों की जो मांग है वो कम हो जाए, या फिर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाए, यानी समग्र पूर्ति बढ़ जाए। तो मांग को कम करने के लिए क्या किया? एक तो सरकार ने कर लगा दिए। दूसरा काम क्या किया? सार्वजनिक व्ययों में कमी कर दी।
जो सार्वजनिक कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं उनमें भी कमी कर दी जाती है और इस तरीके से समग्र मांग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया जाता है, सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी जाती है, सार्वजनिक ऋण लेकर समग्र मांग को नियंत्रित करते हैं। अब ये सार्वजनिक ऋण, एक नया शब्द आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पर। सार्वजनिक ऋण क्या है? जब जनता से सरकार ऋण लेती है तो इसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। अब सरकार अगर हमसे उधार पैसे ले लेगी तो हमारे पास पैसे कम बचेंगे कि नहीं? और जब हमारे पास पैसे कम होंगे यानी मुद्रा की कमी हो जाएगी जब हमारे पास, तो हम कम मांग करेंगे, रोज़ रोज़ बाजार नहीं जाएंगे सामान खरीदने के लिए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? जब समग्र मांग कम हो जाएगी तो इस स्थिति में मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। और ये सब तरीके अपना करके सरकार क्या करती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। क्योंकि ये उपाय सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं इसलिए इन्हें राजकोषीय उपाय कहते हैं। बच्चों, ये जो आंसर है ये आप कैसे लिखेंगे? फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप इसके लिए। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय हेडिंग डालेंगे, फिर नीचे एक एक उपाय को फ्लो चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय क्या होते हैं? जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, दो तरह के उपाय अपनाती है सरकार। एक उपाय होता है राजकोषीय उपाय और दूसरा उपाय होता है मौद्रिक उपाय। तो मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित उपाय, तो मुद्रा से संबंधित उपाय कौन अपनाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और किसी देश की बात हो रही है तो उस देश का केंद्रीय बैंक ये मौद्रिक उपाय अपनाएगा। अब जैसा कि आपको पता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो एक तरीका क्या है? लोगों की मांग कम हो जाए। लोग जो चीज़ों की डिमांड करते हैं, रोज़ मार्केट जाकर सामान खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो किसी तरीके से कम हो जाए। तो वो कैसे कम होगी? वो ऐसे कम होगी कि लोगों के पास पैसा ही कम हो। जब उनके पास पैसा कम होगा तो अपने आप ही मांग कम हो जाए। लेकिन लोगों के पास पैसा कैसे कम होगा, ये एक प्रश्न होता है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक क्या करती है? रिजर्व बैंक करती है बैंक मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करती है। अब क्या करती है कि अगर रिजर्व बैंक नोट ही कम छापे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? बैंक मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी बाजार में, और ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो मांग कैसे करेंगे? दूसरा तरीका वो क्या करती है? साख की उपलब्धता। अब ये साख की उपलब्धता क्या होती है कि जो लोन लेते हैं हम बैंक से, वो उसे हम कहते हैं साख। अब अगर हम बैंक से लोन लेने जाएं और बैंक से लोन लेना कठिन हो जाए किसी तरीके से, ऐसा कुछ रिजर्व बैंक ने नियम बना दिए हैं कि अब हमें बैंक से लोन लेने में बड़ी असुविधा होने लगी है, क्योंकि हमें हो सकता है बहुत सारी ब्याज देना पड़ता हो, या फिर उसके नियम इस तरीके की हैं कि बहुत जटिल हो गए हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे? बैंकों से कम लोन लेंगे, और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो पूर्ति पहले ज़्यादा हो गई थी वो कम हो जाएगी अपने आप ही। इसके अलावा ब्याज दरों को प्रभावित कर देती हैं। अगर ब्याज दरें बहुत ऊंची हो जाएं तो इस तरीके से भी क्या हो जाता है कि लोग कम से कम लोन लेते हैं, और जब कम से कम लोन लेते हैं तो खर्चा भी कम करते हैं। अब हम तो जो उपभोक्ता हैं, हम उपभोग के लिए लोन लेते हैं। अगर हमें आसानी से लोन मिल जाए तो हम क्या करेंगे? सब चीज़ लोन पे खरीद ले आएंगे कि नहीं? कार खरीदनी है तो लोन ले लिया, टीवी खरीदनी है तो लोन ले लिया, या मकान खरीदना है तो लोन ले लिया। लेकिन अगर ये लोन महंगे हो जाएं यानी ब्याज की दरें ऊंची हो जाएं तो ऐसे में हम क्या करेंगे? अरे भाई लोन नहीं लेना है। अगर लोन लेंगे तो फिर हमें ब्याज की ऊंची दरें देनी पड़ती हैं, ब्याज में बहुत सारा पैसा हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? कम लोन बैंकों से लेंगे, और जब हम कम लोन लेंगे तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो ये तो हुआ उपभोग से संबंधित लोन की बात। फिर कुछ निवेशक होते हैं, कुछ उत्पादक होते हैं जो क्या करते हैं? कोई प्रोडक्शन करना चाह रहे होते हैं या कोई उद्योग धंधा लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी वो लोन लेते हैं। जब वो लोन अगर सस्ता मिलता है, आसानी से मिल जाता है, तो बहुत सारा लोन ले लेते हैं। और जब वो लोन बहुत सारा लेते हैं तो अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको भुगतान करते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है, और जब उनकी आय बढ़ती है तो वो मांग करते हैं। इसलिए सरकार क्या करती है कि लोन पर भी रोक लगाने के लिए
यानी साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या करती है, बैंक दरों में वृद्धि कर देती है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय अपनाती है। आपकी जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो मैं इसे डीपली समझाऊंगी अच्छी तरीके से कि CRR की दरों में वृद्धि कर देती है, SLR की दरों में वृद्धि कर देती है। ये कुछ उपाय होते हैं, अगर आपको याद रहें तो आप ज़रूर लिखिए इसमें कि CRR की दरों में वृद्धि, बैंक की दरों में वृद्धि, बैंक की ब्याज दरों में वृद्धि, और इसके अलावा SLR की दरों में वृद्धि, रेपो रेट में वृद्धि। ये तरीके होते हैं, मौद्रिक उपाय में आते हैं। और इस तरीके से रिजर्व बैंक क्या करती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करने का प्रयास करती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मुद्रा की पूर्ति को कम करना है। क्यों कम करना है? जिससे मांग को कम किया जा सके। तो समग्र मांग को कम करने के लिए क्या कर रही है, जो लोन है उनको महंगा कर दे रही है, साथ ही समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास भी करती है। अब यहाँ समग्र पूर्ति शब्द किसके लिए आया है? उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करती है कि किसी तरीके से उत्पादन बढ़े। अगर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की मात्रा में सामंजस्य हो जाएगा, और ऐसे में मुद्रास्फीति की समस्या समाप्त हो जाएगी। जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आती है तो समग्र मांग भी कम हो जाती है, और इस तरीके से मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष तथा सापेक्ष गरीबी के मध्य अंतर बताइए। निरपेक्ष तथा सापेक्ष गरीबी दो तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। निरपेक्ष गरीबी के में क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हों किसी व्यक्ति की जीवन स्तर, जो उसके जीवन यापन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी, अगर कोई व्यक्ति उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा कहते हैं। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वच्छ पेयजल और इसके अलावा शिक्षा जैसी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहा है अपने परिवार की, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति गरीब है। तो ये जो गरीबी का, ये जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाने वाला ये जो विचार है, वो अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी होता है। यहाँ पर हम जब गरीबी का मापन करते हैं तो किस आधार पर करते हैं कि भाई इस देश में इतने प्रतिशत लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो गरीब हैं। अब सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष का मतलब होता है हम कहीं तुलना कर रहे हैं। सापेक्ष गरीबी समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं की माप है। अब सापेक्ष का शब्द से समझ में आ रहा है कि सापेक्ष मतलब किसी चीज से तुलना की जा रही है। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि लोगों की जो जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी अक्सर कि हमसे पूछा जाए कि अंबानी बहुत अमीर है ना, हम उसकी तुलना में गरीब हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में गरीब हैं? क्या हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे? तो निरपेक्ष गरीबी में तो हम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहे हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी हो रही हैं, इसका मतलब हम निरपेक्ष रूप से गरीब नहीं हैं। लेकिन जब हम तुलना कर रहे हैं अंबानी से तो उसकी तुलना में हम गरीब हैं, है ना। इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा कि हमारा कोई रिश्तेदार हमारी तुलना में बहुत अधिक अमीर है तो कोई हमारी तुलना में गरीब है। जब इस तरीके से तुलना की जाती है तो ऐसी गरीबी को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अब ये जो सापेक्ष गरीबी वाली माप है, ये जो विकसित देश हैं वो अपनाते हैं। वो किस तरीके से निकालते हैं? वो निकालते हैं एक देश की जो औसत आय होती है, औसत आय का मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है कि भाई ये लोग गरीब हैं, और इसके ऊपर मतलब औसत आय या उसके बराबर या उससे अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों को गरीब नहीं माना जाता है। तो ये जो तरीका होता है गरीबी को मापने का, यहाँ पर क्या है? आवश्यकताओं से नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर, बल्कि क्या देखा जा रहा है कि औसत आय की तुलना में देखा जा रहा है। तो ये जो तरीका होता है ये होता है सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो ये विकसित देश अपनाते हैं गरीबी के मापन के लिए, और अविकसित देश एक मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर क्या बना देते हैं? एक गरीबी रेखा का निर्धारण कर देते हैं, और उस
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अर्थात वे लोग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें गरीब बोलते हैं, और उस गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग गरीब नहीं कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राष्ट्रों में गरीबी रेखाएं अलग अलग क्यों होती हैं? अब प्रश्न में क्या लिखा है कि हर देश ने अपने अपने राष्ट्र में क्या रखी है, अलग अलग गरीबी रेखाएं मानी हुई हैं। तो सब देश की मूलभूत आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर सभी राष्ट्रों में अलग अलग होता है। मानक स्तर राष्ट्र के विकास की स्थिति, लोगों के जीवन स्तर, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आदि पर निर्भर करता है। यदि ये कारक सभी राष्ट्रों में अलग अलग हैं, चूँकि ये कारक सभी राष्ट्रों में अलग अलग हैं, इसी कारण गरीबी रेखाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हमारे देश में गरीबी रेखा का मापन हम किस तरीके से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कैलोरी उपभोग तरीका अपनाते हैं। हम जो 2100 और 1800 कैलोरी का जो हमारा तरीका है उपभोग का, उसके आधार पर बताते हैं कि व्यक्ति गरीब है कि नहीं। पर जो विकसित देश हैं वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं, हमारे देश में अगर हम मूलभूत आवश्यकताओं की बात कहें तो भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आवश्यकताओं को हम मूलभूत आवश्यकताएं मानते हैं। कार हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता में शामिल नहीं है, लेकिन विकसित देशों में वो व्यक्ति जिनके पास कार नहीं है वो भी गरीब माने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक देश का जीवन स्तर अलग अलग तरीके का है, हर एक देश में मुद्रास्फीति अलग अलग तरह की है, और इसीलिए वहाँ पर क्या है, जो गरीबी रेखा है उसका निर्धारण भी अलग अलग किया गया है। अगला है, भारत में गरीबी के आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो बच्चों ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि भारत में गरीबी के कौन कौन से कारण हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा हमारे यहाँ गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है कि अत्यधिक मांग होना। इसके अलावा हमारे देश में मांग के अनुसार पूर्ति ना हो पाना, ये सब बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए हम इस आंसर को एक बार रीड कर लेते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रही है, जिस कारण लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जो लोग गरीब हैं वो क्या नहीं कर पाते, शिक्षा के ऊपर खर्चा नहीं कर पाते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते। और ऐसी स्थिति में जब बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं तो उनके पास रोजगार के बहुत अच्छे अवसर नहीं होते और उन्हें छोटा मोटा काम करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में अगली पीढ़ी भी गरीब ही रह जाती है। इसी प्रकार से हम बात करें स्वास्थ्य की, तो जो गरीब लोग हैं वो स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं कर पाते। अगर बीमारी हुई तो डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, और जब उनके घर में कोई बीमार होता है तो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण क्या होता है, वो काम पर नहीं जा पाता। जब वो काम पर नहीं जा पाता तो उसकी आय कम हो जाती है, और आय का कम होने का मतलब सीधा सा अर्थ हुआ कि आर्थिक स्थिति उस परिवार की खराब हो जाती है, और जो गरीबी का दुष्चक्र है वो इसी तरीके से बनता जाता है कि लोग क्या करते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ना प्राप्त होने के कारण या अच्छी शिक्षा प्राप्त ना कर पाने के कारण क्या करते हैं, अच्छे रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, और फलस्वरूप क्या होते हैं, कम आय प्राप्त करते हैं और गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। आज़ादी के पहले से कृषि निर्भरता के कारण संसाधन आधार कमज़ोर था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद होने के पहले से ही हम लोग, हमारे देश की लगभग 80% जनसंख्या किस पर निर्भर थी, कृषि पर। और कृषि खुद किस पर निर्भर है, मानसून पर। अगर मानसून समय पर नहीं आया तो ऐसी स्थिति में उपज अच्छी नहीं होती, और जब उपज अच्छी नहीं होगी तो किसान गरीब रह जाते हैं। तो देश की एक बड़ी जनसंख्या क्या रहती है, गरीब की गरीब ही बनी रह जाती है। आर्थिक पिछड़ापन अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है। अब ये बात तो आपने देखी है कि अगर कोई परिवार गरीब है और वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसके पास जो अवसर होते हैं काम प्राप्त करने के, रोजगार प्राप्त करने के, वो अवसर कम हो जाते हैं, और इस कारण से परिवार गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रह जाता है। तो इस प्रकार से गरीबी लगातार बनी रहती है। तो ये सारे कारण हैं भारत में गरीबी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर द्वारा प्रस्तुत गरीबी के अनुमानों की विवेचना कीजिए। मैंने आपको बताया कि नवीनतम अनुमान जो माने गए हैं वो
सुरेश तेंदुलकर कमेटी के ही माने गए हैं। तो सुरेश तेंदुलकर ने अपने अनुमानों में पाया कि 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या है? गरीब है। यानी वह व्यक्ति जो एक महीने में 1,000 रुपये से कम खर्च करता है और शहरी क्षेत्र में निवास करता है, उसे सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या माना? गरीब माना। कब? जबकि 2011-12 के अनुमान हैं ये। तो और इसके साथ ही उन्होंने क्या बोला? यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और हर महीने 816 रुपये से कम रुपए अपने उपभोग पर खर्च कर पाता है, तो फिर वो व्यक्ति क्या माना गया? गरीब माना गया। उनके अनुसार भारत में कितने? 21.92% लोग गरीब हैं। यानी लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 के लिए श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी दर के अनुमान क्या हैं? ये सारे आंकड़े आपकी, क्योंकि बुक आपकी पुरानी पब्लिश हुई है और आंकड़े वही हैं, इसलिए आपको इन्हीं आंकड़ों को याद रखना है 2011-12 के। और आपको ये बात लिख भी देनी है अपने आंसर में कि 2011-12 के आंकड़े आप लिख रहे हैं इसमें। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 2011-12 में 68वां दौर चलाया था। इसके अनुसार सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 तथा कार्य शक्ति 386 रही तथा बेरोजगारी दर 2.3% रही थी। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी से एक व्यक्ति को क्या क्या हानियां होती हैं? तो ये आंसर आप अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़ ही देखते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं, बेरोजगारी से एक व्यक्ति को धन व कुशलता की हानि, मानसिक अवसाद का सामना। नंबर डालकर लिखिएगा, आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा कि रनिंग में लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो फ्लो चार्ट बनाकर लिखेंगे या फिर एक एक नंबर डाल के लिखेंगे कि बेरोजगारी के कारण एक व्यक्ति को निम्नलिखित हानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, धन व कुशलता की हानि होती है। नंबर 2, मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। असामाजिकता की भी समस्या बेरोजगारी के कारण होती है। तो आपने देखा है कि अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो अब बेरोजगार है इसका मतलब वो काम नहीं कर पा रहा है ना, वो काम करना भी चाहता है, काम करने के सक्षम भी है और समर्थ भी है और इच्छुक भी है, इसके बाद भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तभी तो वो बेरोजगार है। लेकिन अगर काम नहीं मिल रहा है, किसी व्यक्ति को लगातार काम नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी कुशलता की हानि हो जाएगी, उसका कौशल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो क्या होगा? मानसिक रूप से अवसाद हो जाएगा, उसे डिप्रेशन में जा सकता है व्यक्ति। मानसिक तनाव रहेगा उसे कि अरे भाई सबके पास नौकरी है, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मैं कैसे घर चलाऊंगा, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा। तो ये स्थिति उसे क्या करेगी? मानसिक अवसाद में ले जाएगी। इसके अलावा वो अकुशल हो जाता है। इसके साथ ही जब व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहता है तो आपने देखा होगा कि बेरोजगार व्यक्ति क्या करता है? समाज से कटने लगता है धीरे धीरे, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा, क्योंकि जहाँ जाता है लोग पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो? तो मैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको फिर शर्मिंदगी से महसूस होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे असामाजिक होने लगता है। यह स्थिति व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के पथ को अंधकारमय बना देती है। धैर्यहीन, विवेकहीन जैसी भावनाएं उसके मन में घर कर जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति दीर्घकालीन राष्ट्र के लिए अनेक प्रकार की हानियों का कारण बनती हैं। अगर ये स्थिति एक देश के बहुत सारे युवाओं में हो जाए, यानी बेरोजगारी की समस्या गंभीर हो जाए, तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? उसके दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो वो हो सकता है असामाजिक कार्यों में लग जाए, वो चोरी, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। तो ये स्थिति देश के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन है, घर्षणात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? ये जब मैंने शॉर्ट आंसर दिए थे तब मैंने आपको समझा दिया था
कि घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है। चलिए रीड कर लेते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। 2 रोजगार समय अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न होती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो बेरोजगारी है ज़्यादातर विकसित देशों में पाई जाती है, कि वहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक जगह काम कर रहा है, लेकिन अब वो वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या सोचता है कि मैं दूसरी जगह काम करूँगा। जिस जगह वो काम कर रहा है उसने काम छोड़ दिया और दूसरी जगह एप्लीकेशन लगा दी। अब मान लीजिए जब उसने काम छोड़ा और जब तक उसे काम नहीं मिला, हो सकता है 1-2 महीने लग जाएं दूसरी जगह काम मिलने में, तो वो जो 2 महीने वो बेरोजगार है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी की स्थिति हड़ताल के कारण भी हो सकती है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता है वहाँ हड़ताल हो गई है, तालाबंदी हो गई है, इस कारण से वो न चाहते हुए भी बेरोजगार बना हुआ है वहाँ पर। तो ये जो स्थिति होती है इसे हम क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन ये अस्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है। हड़ताल है तो वो कभी ना कभी तो हड़ताल बंद हो ही जाएगी, या तालाबंदी है तो फाइनली सुलह हो जाएगी मैनेजमेंट में और वर्कर्स में, और उसके बाद व्यक्ति पुनः काम पर लौट आता है। तो इसलिए ये जो बेरोजगारी होती है वो कैसी है, अस्थायी प्रकृति की होती है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन जो लघुत्रात्मक प्रश्न थे उनके उत्तर हैं। इन्हें आपको अच्छी तरीके से अपनी नोट्स की कॉपी में नोट करना है और कॉपी पर डालना है हेडिंग होमवर्क। ध्यान रखिएगा, होमवर्क की कॉपी बना रहे हैं आप इसको, ठीक है। और बहुत अच्छा वर्क होना चाहिए। आपका जो मार्क्स मिलेंगे वो इसी कॉपी के बेस पे मिलेंगे जो बोर्ड में जाने हैं। तो आगे हम जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।